प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि जीवधारी को या प्रत्येक जीव को उसके चारों ओर उपस्थित अजैविक घटक और जैविक घटक प्रभावित करते हैं। और अपने पिछले वीडियो में ही हमने प्रमुख अजैविक घटकों के बारे में बात की कि वो किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो एबायोटिक घटक हैं जब जीव को प्रभावित करते हैं तो जीव इनके प्रति कैसे अनुक्रिया करता है, कैसे कैसे अनुक्रिया करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। बच्चों, जो जीव है या जीव का जो आवास है, जहां पर जीव रहता है, उसकी जो अजैविक परिस्थितियां हैं, अजैवी परिस्थितियां हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब जब ये परिवर्तन होता है तो जीव है जो, अगर किसी भी चीज में परिवर्तन होता है तो हम उससे डिस्टर्ब फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज चल रही है वो चलते रहनी चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो हम डिस्टर्ब फील करते हैं, हमारी डे टू डे की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। तो हम या प्रत्येक जीवधारी चाहता है कि बाहर से चाहे कितना डिस्टर्बेंस है हो, वो अपनी जो गतिविधियां हैं उसको एक साथ रखने की कोशिश करे, यानी विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे। तो इसके लिए कुछ जीवों ने एक प्रक्रिया को अपनाया है जिसे होमियोस्टेसिस या समस्थापना कहते हैं। होमियोस्टेसिस क्या होता है? होमियोस्टेसिस होता है कि बाहर से चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर से चाहे मौसम कितना बदल रहा हो, जो शरीर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, शरीर के जो अंदर का जो वातावरण है, वो स्थायी होना चाहिए। अब इसको एक परिभाषा से समझिए, वह गुण जिसके द्वारा अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखने की कोशिश की जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस या समस्थापना। जिससे क्या होता है कि बाहर चाहे कंडीशन, मौसम की, एबायोटिक फैक्टर्स का दबाव हो, यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्य की प्रकार्यों, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जैसे होती है वैसे ही होने देता है। ठीक है, यानी एक तरीके से कहें तो ये जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। ठीक है, बेसिकली ये किसके टर्म में देखा जाता है? टेम्परेचर और जो शरीर के फ्लूइड्स होते हैं उनके परासरणीय सांद्रण ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, बाहर चाहे तापमान जो भी हो रहा हो, हमारे बाहर के तापमान के ज्यादा या कम होने से हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, बहुत सारे जीव इस होमियोस्टेसिस को अपनाते हैं या अपना चुके हैं। ये अपने शरीर का अंदर का जो वातावरण है उसको बाहर के वातावरण के हिसाब से चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर के वातावरण को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई जीवधारी है, वो बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको अपनी क्रियाओं को करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर 25 से 30 या 40 हो गया तो उसके शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने होमियोस्टेसिस की क्रिया को अपना लिया होगा तो वो क्या करेगा? बाहर अगर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो गया तो वो अपने अंदर के टेम्परेचर को इस प्रकार मैनेज करेगा कि अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहे। तो उसके लिए क्या करेगा? डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म्स यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो होमियोस्टेसिस की जो क्रिया है उसका बेस्ट एग्जांपल है मनुष्य। जब बाहर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिनों में, तो क्या होता है हमारे शरीर में? पसीना निकलने लगता है। ठीक है, पसीना निकलने लगता है तो पसीना जब निकलता है उसका वाष्पन होता है पसीने का, तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। उसी प्रकार जब सर्दियां होती
है, बहुत बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हमारा शरीर जो है वो कपकपाने लगता है। तो कपकपाने से क्या होता है कि एक तरीके का व्यायाम है जिससे ऊर्जा निकलती है, यानी एक इस तरीके से शरीर जो बाहर के परिवर्तन है उसको अपने अंदर के एनवायरनमेंट से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये तो बहुत कम जीव ऐसा कर पाते हैं, स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी एक है। और जीव कैसे रहते हैं, सिचुएशन इन बाहर से जो पर्यावरण चेंज होता है उसके प्रति कैसे रहते हैं, उसके लिए वो बहुत सारी और मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि है नियमन, रेगुलेशन, संरूपण या कंफर्म करना, प्रवास या माइग्रेशन, निलंबित करना या सस्पेंड करना। बच्चों, हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि मनुष्य ने आजकल आर्टिफिशियली भी अपने आप को होम्योस्टेसिस करने की कोशिश की है। किसके द्वारा? आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एसी एयर कंडीशन के द्वारा और जाड़ों में हीटर आदि के प्रयोग से, क्योंकि वह मनुष्य है, होमो सेपियंस है। लेकिन और जीवों के साथ ये फैसिलिटी नहीं है, कृत्रिम रूप से नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से वो अपने शरीर के इंटरनल जो वातावरण है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि बाहर के जो एबायोटिक फैक्टर है उनके चेंज होने से उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उन पे कोई फर्क ना पड़े। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नियमन करना। मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूं, कुछ जीव होम्योस्टेसिस के द्वारा शरीर का तापमान, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी परासरणी सांद्रता आदि को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। ये होम्योस्टेसिस पक्षियों, स्तनधारियों और बहुत थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी ऐसा होता है, मतलब होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। अगर कहें कि मैमल्स इतने सक्सेसफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, ठीक है, अपने तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रहे, चाहे सहारा रेगिस्तान में। सहारा रेगिस्तान में भी तो हमारे कुछ होमोसेपियंस रहते हैं, यानी मनुष्य वहां भी रहते हैं, और मनुष्य लेह लद्दाख में भी रहते हैं, मनुष्य केरला और नीचे साउथ में भी रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को होम्योस्टेसिस के थ्रू स्थिर बना सकते हैं। यानी कि नियमन क्या होता है? नियमन के द्वारा जो जीव है वो अपने शरीर के तापमान को नियमित करने की क्रियाविधि अपनाता है, ठीक है। मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तो हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, जिससे पसीना वाष्प बन के उड़ जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। और जब ठंडा होता है, जब तापमान हमारे शरीर को चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जब इससे बाहर का तापमान इससे कम हो जाता है, मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ, तो हमारा शरीर कांपने लगता है, जो एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान हमारे बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं नियमन करना। लेकिन बच्चों, पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है। यानी शरीर के तापमान और अन्य चीजों को हम नियमित कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा? होम्योस्टेसिस द्वारा, ठीक है। यदि नियमन करना किसके द्वारा संभव हुआ है? होम्योस्टेसिस के द्वारा। चलिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे अपने आंतरिक वातावरण को बनाए नहीं रह सकते। उनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणी सांद्रता परिवेशी यानी वायु जल की परासरणी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ऐसे प्राणी और पादप संरूपी या कन्फर्मर्स कहलाते हैं।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कन्फर्मर्स हैं ये नियामक क्यों नहीं बने। ठीक है, क्योंकि नियमन करने के लिए हमको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत अधिक हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, श्रू और गुंजन पक्षी। ठीक है, श्रू और गुंजन पक्षी, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उनके आयतन की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उनके आयतन की अपेक्षा अधिक होता है। तो जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेजी से कम होने लगती है। ठीक है, बहुत तेजी से इनके शरीर की ऊर्जा जो है वो कम होने लगती है। तो ऊष्मा पैदा करने के लिए इनको बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहां बहुत ठंडा होता है वहां छोटे प्राणी नहीं होते हैं, वहां बहुत बड़े प्राणी होते हैं। ठीक है, ताकि उनके जो अंग हैं उनसे ऊर्जा की, ऊष्मा की हानि बहुत कम हो। इसे एलन का नियम भी कहते हैं। अगला प्रकार है प्रवास करना। प्रवास करना इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे यहां पर कोई जीव रहता है और अभी वहां की कंडीशन उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो वो जीव क्या करेगा, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से ऐसी जगह चले जाएगा जहां उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हो, अस्थायी रूप से। उसी को हम प्रवास कहेंगे, जब वो अस्थायी रूप से चले जाएगा। जब यहाँ पर परिस्थितियां दोबारा उसके रहने लायक हो जाएंगी तो दोबारा वहां पर वापस आ जाता है। जैसे हम लोग भी ऐसा करते हैं, जैसे हम गर्मी में कोई दिल्ली रहने वाले या गर्म जगह रहने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं, शिमला, नैनीताल घूमने आ जाते हैं। और लेह लद्दाख में जब बर्फ पड़ जाती है तो वहां के लोग रहने आ जाते हैं चंडीगढ़ और इधर नीचे दिल्ली, है ना। तो इस तरीके से प्रवास यानी माइग्रेशन के द्वारा भी प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यक्ति या जीव लड़ते हैं। और ये पक्षियों में भी होता है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो राजस्थान में है, वहां साइबेरिया और भी ठंडे उत्तरी क्षेत्र जो ठंडे होते हैं वहां से प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं और पूरे ठंड भर वहां रहते हैं। और जैसे ही उनके मूल स्थान जो है वहां पर कंडीशन अच्छी होने लगती है, सर्दियां कम होने लगती हैं, तो ये वापस वहां चले जाते हैं। अगला तरीका है निलंबित करना। जीवाणु, कवक और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं। तो क्या होगा, मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं तो इन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये फट जाता है और ये दोबारा अंकुरण करने लगते हैं। कक्षा 11 में जब आपने शैवाल पढ़े होंगे तब आपको बहुत अच्छे से तब ये समझ आया होगा। ठीक है, उच्च पादपों में बीजों और कुछ दूसरी वनस्पति क्या करती हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, ताकि जब अनुकूल परिस्थितियां आए तो फिर वो अच्छे से ग्रो हो सके। और डोरमेंसी में क्या करते हैं, डोरमेंसी में वो अपनी उपापचयी क्रियाओं को स्लो कर देते हैं। ठीक है, स्लो कर देते हैं। उसके अलावा भालू क्या करता है, हाइबरनेशन में चले जाता है, शीत निष्क्रियता में चले जाता है। जाड़ों में जब मौसम अनुकूल होता है तो वो अपने लिए खूब खा लेते हैं, भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। घोंगे और मछलियां ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, पानी कम हो जाता है, तो इससे बचने के लिए घोंगे और मछलियां ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं।
अनफेवरेबल कंडीशंस में झीलों और तालाबों के जू प्लैंक्टन्स प्राणी प्लवक जो होते हैं कि अनेक जातियां उपरती यानी डाइपॉज की स्थिति में आ जाते हैं। डाइपॉज क्या होता है? कुछ समय के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं ताकि जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो फिर वो अपनी नॉर्मल उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे फिर नॉर्मल परिस्थितियों में अच्छे से संचालित कर लेते हैं। बच्चों, ये एक चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे समझिए। ये आंतरिक वातावरण यहाँ पर दिया हुआ है और ये बाह्य वातावरण कैसा है, इसके हिसाब से ये है नियामक, रेगुलेटर्स, यानी जो अपने शरीर का तापमान हमेशा फिक्स रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं बिल्कुल फिक्स है। ये संरूपी है, कन्फर्मर्स हैं, जिनके शरीर का तापमान बाहर के हिसाब से बदल रहा है, और ये है आंशिक नियामक। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डिफरेंट जो रिस्पॉन्स है एबायोटिक फैक्टर्स के लिए कैसे कैसे जीवधारी कौन कौन सी मैकेनिज्म्स अपनाते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज आपने जो कुछ भी सीखा आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अनुकूलन या एडेप्टेशन की।